नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 8 दिसंबर 2025 और आज का अपना न्यूज़पेपर करंट अफेयर डिस्कशन का ये वीडियो होगा, जिसमें तमाम तरह के 4 से 5 टॉपिक होंगे जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज़ और है, जिनका 70 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला है, कृपया इंटरव्यू की तैयारी सीरियसली कीजिए, रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि रिजल्ट में बहुत देरी हो रही है। तो रिजल्ट में जितनी देरी होगी इंटरव्यू के लिए आपको उतना ही कम समय देगा वो। अच्छे से इंटरव्यू वाले हिस्से को तैयार कीजिए। कल मैंने जो सेशन लिया था उसमें काफ़ी कुछ बता भी दिया है। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन ये है कि इंडिगो एयरलाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस संगठन ने, इस कंपनी ने सरकार के साथ में ब्लैकमेल का खेल खेला। इसकी बोर्ड की बात करें, जो इसका बोर्ड है, ध्यान से सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे उसमें कौन कौन लोग हैं। इस बोर्ड में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी हैं, सेबी के फॉर्मर चीफ जो रहे वो हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो फॉर्मर चीफ रहे वो हैं, नीति आयोग तो बता ही दिया, और भी कई सारे ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो दुनिया के शीर्षतम पदों पर रहे हैं, देश और दुनिया भर के, वो इस कंपनी के बोर्ड में शामिल हैं। और इतने बड़े क्राइसिस के दौरान वो बोर्ड कुछ नहीं कर पाया। ये क्राइसिस कोई छोटा नहीं था, बहुत ही बड़ा क्राइसिस था, भारत के एविएशन मार्केट का सबसे बड़ा क्राइसिस था अभी तक का। जस्ट इमेजिन कि इस तरह की घटना इंडिगो जो है वो किसी युद्ध के समय करता, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होता और उस दौरान करता ही, तो फिर कैसा माहौल होता, देश के अंदर में कैसा माहौल होता। इसीलिए इस मुद्दे को सरकार को सीरियसली लेना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या होता है जब डुओपॉली या मोनोपॉली की स्थिति बनती है, तो किस तरह से लोगों को परेशान किया गया। किसी की शादी होंगे, किसी का एग्ज़ाम था, लॉ का बच्चों का मेंस एग्जामिनेशन था, जो जा रहे थे उन सबका छूट गया पेपर। अब क्या होगा उनके करियर का। तो इसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या है इशू और कितना ख़राब इम्पैक्ट पड़ा है इसका, और इससे सवाल क्या पूछे जा सकते हैं उसको भी ज़रा समझेंगे। दूसरा जो हेडलाइन है कि गोवा के क्लब में, गोवा इस समय काफ़ी लोग घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम इस समय सुहावना होता है। नॉर्थ इंडिया में ठंड का मौसम है, तो जहाँ से भी ठंड के मौसम होते हैं, जैसे रूस से बहुत सारे लोग आते हैं इस दौरान, और भी दुनिया भर के, यूरोप में से बहुत तेज़ ठंड पड़ती तो वहाँ से लोग गोवा घूमने आते हैं। भारत के भी लोग जाते हैं। वहाँ एक नाइट क्लब में आग लग गई जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। ये बड़ा ही दुखद सा न्यूज़ है। इसमें आने वाले वीडियोज़ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। एक चीज़ और है, अगर आपको आंसर राइटिंग से जुड़ना हो 71, 72 बीपीएससी के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। अभी 1 वीक ही हुआ है और सीख जाएंगे। मेन ये होता है सिलेबस टॉपिक वाइज एक डिसिप्लिन वे में आपका तैयार होगा। 4000 रुपये भी ले रहे हैं लोग आंसर राइटिंग के। मैंने जब पहली बार फीस सुना तो मुझे लगा इतना पैसा कोई कैसे ले सकता है। आप जुड़िएगा, आप बहुत कम फीस में आप सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि समझाता हूँ मामला क्या है। दरअसल में 2014 से पहले या 2014 के कुछ वर्षों बाद तक भी, 2014 के रेफरेंस पॉइंट के लिए लिया है हमने क्योंकि सरकार उसके बाद बदली है। उसके बाद कुछ मार्केट में मोनोपॉली और डुओपॉली बढ़ी है। मोनोपॉली किसको कहते हैं, जब एकाधिकार हो जाए तो उसको बोलते हैं मोनोपॉली। जैसे मान लीजिए बिहार में दूध के लिए एक ही कंपनी सबसे ज़्यादा चलती है, कौन सी है, सुधा डेयरी है। कल को सुधा डेयरी जो है अपने दूध का दाम बढ़ा करके 10 रुपये अचानक बढ़ा दे, तो क्या आपके पास में ऑप्शन रहेगा? क्या आप किसी और कंपनी का दूध खरीद पाएंगे क्या? क्योंकि बिहार में तो प्रमुख रूप से एक ही कंपनी का एकाधिकार है, वो है सुधा का। सहकारी है, इसलिए वो दाम जल्दी नहीं बढ़ाएगी। लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए शादियों के सीजन में वो क्या करे, दूध का दाम में डायरेक्ट 10 से 15 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ा दे। अब एकाधिकार में क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं उनका शोषण हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर यही होगा आपके साथ में कि इतना भी महंगा हो गया, अब शादी तो करनी ही है और भी कई सारे काम तो करने ही है, दूध तो यूज होगा ही, तो आप खरीदने जाएंगे ही व्यवस्थापूर्वक, क्योंकि आपके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। वहीं पर आप कोई और मार्केट, जैसे दिल्ली का मैं बात करूँ, दिल्ली में 2 से 3 कंपनियां हैं दूध की मुख्य रूप से, जैसे मदर डेयरी है और अमूल है, ये 2 कंपनियां हैं। मान लीजिए अमूल ने 1 लीटर दूध की कीमत 10 लीटर से बढ़ा दी, 10 रुपये पर लीटर से, लेकिन मदर डेयरी नहीं बढ़ाया, तो आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन से क्या होता है,
कंज्यूमर के हैरासमेंट कम होता है, कंपनी की मोनोपोली जो है ये कभी भी नहीं बन पाती है, जिससे क्या होता है कि कंज्यूमर के हाथों में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट पॉइंट था वो यही था कि किसी भी मार्केट में जब ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे, ज़्यादा कंपनियां आएंगी, तो उस मार्केट में चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगा। प्रतिस्पर्धा से कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर इस प्रतिस्पर्धा को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, उदाहरण सहित समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल लॉन्ग फॉरवर्ड में भी पूछा जा सकता है कि डुओपॉली और मोनोपॉली क्या है, किस प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। एक समय था जब यूनिनॉर के सिम यूज करते थे, यूनिनॉर, उसके अलावा कौन कौन सा होता था, डोकोमो, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस का एक सिम आता था, उसके अलावा आइडिया वोडा था, आइडिया अलग था, वोडा अलग था, उसके अलावा हच का भी एक सिम आता था, एयरसेल था, और कौन सा था, एयरटेल, और एक रिलायंस जो हुआ करता था। इतने सारे ऑप्शंस थे आपके पास में, इसलिए महीने भर की बात 100 रुपये में भी हो जाती थी यूनिनॉर में। समझिएगा मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे तकनीक बदलने के कारण से 4G जैसी चीज़ों का आने से ये सारी कंपनियां गायब हो गई या नहीं रह पाई भारत के मार्केट में, जिससे क्या हुआ, अभी इसमें डुओपॉली बन गया है। टेलीकॉम सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इसमें आपको एक एयरटेल दिखेगा और एक दिखेगा आपको जियो, एक तीसरा भी है लेकिन वो जीवित है जैसे तैसे, वो है वोडा और आइडिया, ये दोनों मिलकर के जीवित हैं। अब अगर एयरटेल दाम बढ़ा करके कर देती है कि आपको केवल वॉइस पैक हम देंगे ही नहीं, आपको इंटरनेट वाला पैक लेना पड़ेगा वॉइस के साथ में, और दोनों कॉम्बो हम देंगे आपको 300 रुपये में। अब आप भले आपके घर में वाईफाई लगा हुआ हो, आप नेट यूज नहीं करते हो, बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जो नहीं नेट यूज करते हैं, लेकिन उनके फ़ोन में भी आप डेटा पैक सहित वाला पैक डलेगा, है ना। और एक चीज़ है, जैसे एयरटेल में है, अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो आपका इनकमिंग भी बंद कर देता है वो, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ें क्या है, ये डुओपॉली है। यहीं पर अगर 3-4 कंपनियां और रहती तो क्या होता, हो सकता था कंपटीशन में चीज़ें सस्ती होती, लेकिन अब क्या हो गया है, सस्ती दिखने वाली चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मार्केट का डुओपॉली और मोनोपॉली बना लेना, जिसमें 2 कंपनियां या एक कंपनी मिलकर के पूरे मार्केट को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करती हैं। इंडिगो के केस में क्या है, इंडिगो जो है 65% मार्केट को कवर करती है। अब भारत सरकार ने एक नया रूल लाया 2024 के जनवरी में, जिसमें कहा गया कि पायलट को आप निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आराम देंगे, जिससे पायलट जो हैं वो सही से कंसंट्रेट करके उड़ानों का संचालन कर पाएँ। अर्थात जैसे ट्रेन के जो पायलट होते हैं उनको आप बिना आराम दिए सरकार जोतती रहती है, बेचारों को पैड पहन करके बैठना पड़ता है क्योंकि वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। लेकिन वही सरकार एयरलाइन के लिए बना रही थी कि भाई पायलट के जो उड़ान की आवर हैं वो निश्चित होना चाहिए, उनको थकान नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेट करके चलाएं जिससे यात्रियों का नुकसान ना हो। इंडिगो के एक पायलट थे जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, काफ़ी समय 1-2 साल पहले की बात है, वो जब जा रहे थे अपने विमान को लेकर के, विमान में बैठने के लिए जा रहे थे, उनका संचालन करना था उसको, तो एयरपोर्ट पर गिरते हैं वो, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में पता चलता है कि काम का प्रेशर और थकान के कारण से ये चीज़ हुआ है। इसलिए भारत सरकार ने 2024 के जनवरी में ही ये चीज़ बता दिया था कि हम इसको आने वाले समय में लागू करेंगे, आप पायलटों की बहाली कीजिए, उनको ट्रेंड करना शुरू कीजिए, ये चीज़ कह दिया गया था। तो हुआ क्या, भी इंडिगो के नए पायलट आराम नियम FDTL के कारण व्यापक विघ्न का सामना करना पड़ा, जिसमें हजारों उड़ानें रद्द हुई, यात्रियों को परेशानी हुई। DGCA 2024 में सख्त नियम लागू किए थे जो जनवरी 2025 से पूर्ण रूप से प्रभावी हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, इंडिगो ने नए पायलटों की बहाली नहीं की, उसके पास मार्केट का 65% हिस्सा है। आपने ये सोचा कि इस नियम को केवल इंडिगो का पर ही प्रभाव क्यों पड़ा, उसी के फ़्लाइट क्यों कैंसिल हुए, जबकि मार्केट में तो एयर इंडिया भी है, स्पाइस भी है, उसके अलावा आकाशा भी है, लेकिन इसी के क्यों कैंसिल हुए। वो इसी कारण से कैंसिल हुआ क्योंकि इसने कहीं न कहीं बताया जो जा रहा है कि
किसने सरकार को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, और सरकार को झुकना पड़ा। उसने इस नियम को जो यात्रियों की सेफ्टी के लिए बनाया गया तो उसको वापस ले लिया उसने, गवर्नमेंट ने। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार की तैयारी नहीं थी, या सरकार ने इंडिगो के वो आगे झुकना स्वीकार कर लिया भाई। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सवाल इसलिए भी ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि इंडिगो के बोर्ड में नीति आयोग के पूर्व सीईओ, इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ और भी कई सारे लोग शामिल हैं जिनकी जवाबदेही बनती है कि क्राइसिस के समय ये बोर्ड क्या कर रहा था, समोसा चाय खा रहा था क्या। भारत का विमानन बाजार तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इसमें एकाधिकार की स्थिति काफ़ी स्पष्ट है, जहां एक कंपनी का प्रभुत्व अन्य पर दबाव बना हुआ। 2025 तक घरेलू बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 60 से 65% थी। डुओपॉली भी नहीं है सही से। डुओपॉली में भी होता है भाई 50-50% पर हिस्सा है दो कंपनियों का, यहाँ तो मोनोपॉली है, वो भी अच्छे खासे लेवल पर। दूसरी कंपनी है एयर इंडिया जिसका 20 से 35% के करीब में 20 से 25% हिस्सा है, बाकी जो बचते हैं 5-10% उसी में सारे हैं, ठीक है। जिसके कारण से अब इसके फ्लाइट कैंसिल हुए तो टू बिग टू फेल बना दिया, यानी कि यात्री सुविधाएं, किराया नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा पर असर डाल रही है। इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। डुओपॉली से एकाधिकार की ओर भारत का विमानन बाजार जो है ये दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बाजार है। आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नए एयरपोर्ट्स का विस्तार किया जा रहा है, इसके पीछे निहित कारणों को बताएं, और इसके निहित कारणों को पूछेगा और इसका प्रभाव के बारे में पूछ सकता है। वहीं पर दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि भारतीय विमानन बाजार है उसके समक्ष कौन कौन से चैलेंजेज आ रहे हैं आजकल के समय में, और उन चैलेंजेज का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मोनोपॉली, एकाधिकार जो होता है ये गलत होता है, किस प्रकार से स्पष्ट करें। तो वहाँ पर अभी मैंने टेलीकॉम का आपको उदाहरण दिया है, आपको विमानन क्षेत्र का उदाहरण दिया है मैंने आपको। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसके लिए तैयार रहें। एक ही टॉपिक से अलग अलग सवाल पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है बंधुओं, तो उसके लिए भी तैयार रहें। भारत का विमानन बाजार मुख्य रूप से दो प्रमुख खिलाड़ियों पर निर्भर है, इंडिगो और एयर इंडिया। एयर इंडिया ने क्या किया, एक बहुत ही शानदार एयरलाइन थी विस्तारा, जिसको मर्ज कर लिया। तो विस्तारा जो थी बहुत अच्छी सर्विस देती थी, वो उसको भी इन्होंने अपने में मिला लिया। 2025 का आंकड़ों के अनुसार इंडिगो की घरेलू बाजार हिस्सेदारी 63% है, जबकि एयर इंडिया की 25 से 30% है। दोनों मिलाकर के 92% बाजार पर कब्जा करते हैं, जो सख्त रूप से दिखता है क्या, तो डुओपॉली, दो कंपनियों का एकाधिकार, डुओपॉली इसको कहा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे मार्केट को रेगुलेट करने में सरकार को दिक्कत आती है, यात्रियों के लिए चैलेंज बनते हैं क्योंकि विमान का किराया उनको महंगा मिलता है। जहां पर यूरोप और अमेरिका में विमान का किराया 2000-3000 भारतीय रुपये के हिसाब से होते हैं डोमेस्टिक में, वहीं पर भारत में आपको मिनिमम किराया जो है 4000, 5000, 7000। अभी तो इस संकट के दौरान दिल्ली पटना का किराया 41,000 तक पहुंच गया था। तो ये किस लिए हुआ भाई, ये इसी के कारण से संभव हुआ। इंडिगो ने जो रिफंड किए लोगों को वो भी उसने वो किराया केवल दिया। आप मुझे बताइए, आपको जाना है आज दिल्ली से पटना, आपने लिया 2 महीने पहले टिकट, 5000 का लिया, मान लीजिए 5000 का लिया, और आज आपको कंपनी बोल रही कि हम आपको 5000 वापस दे रहे हैं आपका। इस 5000 का आप क्या करोगे, क्योंकि आज तो विमान का किराया 5000 में नहीं मिलेगा हमें भाई, कोई भी फ़्लाइट, क्योंकि आज ही जाना था मुझे, तो कम से कम इसको फ़्लाइट का टिकट तो देना चाहिए था, या आज के समतुल्य रिफंड करना चाहिए था कि आज किसी विमान का किराया दिल्ली से पटना में कितना होगा, आज अगर मैं बुक करूं, अभी मुझे जाना होगा तो मिनिमम 12,000, 13,000, 14,000 तक जाता है, उतना तो कम से कम रिफ़ंड करना चाहिए था। यानी कि रिफ़ंड में भी इसने चोरी की है ना। न्यूज़पेपर हेडलाइन बना देते हैं रिफ़ंड, लेकिन रिफ़ंड में भी इसने चोरी की है। तो ये जो है, ये चुनौतियां उत्पन्न जो होती हैं वो इसी के कारण से होती हैं। अन्य छोटा एयरलाइन जैसे स्पाइस जेट, आकाशा एयर, फ्लाईविंग मात्र 8% हिस्सा है इनके पास में। बाजार का आकार 150 मिलियन यात्रियों तक पहुंच रहा है, 15 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं पर ये जो है मार्केट की स्थिति वो डुओपॉली की बनी हुई है। इंडिगो का प्रभुत्व मार्गों पर एकाधिकार है। कई सारे ऐसे हैं जो रूट जिस पर इंडिगो का एकाधिकार है। देखिए क्या है, बहुत सारे विमानें जोड़ी है इसने, जिसमें इसकी हिस्सेदारी 60% से अधिक हो गई। कंपनी 50% से अधिक मार्गों पर पूर्ण एकाधिकार रखती है, जहां कोई अन्य एयरलाइंस नहीं उड़ान भरती है। उदाहरण के लिए छोटे शहर जैसे पोर्ट ब्लेयर या लेह जैसे मार्गों पर इंडिगो का दबदबा है और काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी उड़ानें डेली उड़ती हैं।
एकाधिकार का लाभ क्या होता है, तो इन मार्गों पर जितना चाहे उतना पैसा वसूल सकती है ये। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। शुरुआत में जब दिल्ली से दरभंगा के लिए इन्होंने शुरू किया था, दरभंगा एयरपोर्ट को, तो वहाँ पर शुरुआत में केवल एक ही कंपनी काम करती थी, वो है स्पाइस जेट। तो वो कुछ भी किराया वसूलती थी, यानी कि दरभंगा से दिल्ली वापस आने का किराया 17 से 18 हज़ार तक होता था, है ना। और यहाँ से वहाँ जाने का किराया भी 12,000 13,000 तक के होते थे, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। एकाधिकार जब था स्पाइस का, तो क्योंकि वो उसी का था। उसके बाद से फिर इंडिगो आई तो थोड़ा सा किराया कम हुआ। अब और भी अगर फ़्लाइट्स की कंपनियाँ वहाँ पर आएंगी तो और भी किराया कम होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। जिस रूट पर इसका एकाधिकार होगा उस रूट पर जितनी मर्जी उतना चाहे पैसा ये वसूल सकती है। इंडिगो की कम लागत, इसके पास काफ़ी बड़ा मार्केट है और ये क्या करती है, अपने क्रू मेंबर्स के साथ में बहुत ज़्यादा उनसे काम करवाती है, जिसके कारण से इसका जो लागत है वो कम पड़ता है और उसके कारण से इसको प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे 2 लाख करोड़ की करीब में कंपनी मानी जाती है, कई सारे जगहों पर 5 लाख करोड़ बताया जाता है, तो इसका मार्केट कैपिटल बहुत ही ज़्यादा है। एकाधिकार का जोखिम क्या पड़ता है, तो जोखिम अभी अभी आपने देखा है, FDTL पायलट आराम नियमों से हज़ारों उड़ानें रद्द हुई, जिससे यात्री फंस गए और इंडिगो ने केवल एक माफ़ीनामा दिया और रिफंड कर दिया, उससे उसका काम बन गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। किराया 20 से 30% बढ़ा, सेवा प्रभावित हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि 70% हिस्सेदारी से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है, जो बाजार स्थिरता को खतरे में डालती है। प्रतिस्पर्धा की बहाली करनी पड़ेगी, सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन कैसे उठाएगी। माना जा रहा है कि इस कंपनी ने बड़े स्तर पर फंडिंग किया है चुनाव वगैरह में। खैर जो भी है, आपको समझना चाहिए कि क्या है कारण। FDTL पायलटों के आराम के लिए एक नियम बनाया गया कि निश्चित अवधि के द्वारा ही पायलट उड़ान भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनको आराम मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पूरे टॉपिक को याद रखिएगा। मोनोपोली डुओपोली को समझाया है मैंने। इससे अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको लिखना चाहिए और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा आपको। संतुलित और सही जवाब दें। नेक्स्ट टॉपिक है राजनाथ सिंह जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने श्योक टनल का उद्घाटन किया है ईस्टर्न लद्दाख में। और ये श्योक टनल जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप भारत के ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो इस एरिया में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, श्योक टनल का। श्योक नदी का भी नाम आपने सुना होगा, श्योक नदी, श्योक टनल, है ना। तो श्योक टनल क्यों बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई टनल ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता। अगर आप ट्रेन से दक्षिण भारत की यात्रा करें, यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से शुरू करें और आप बेंगलोर के ट्रेन जा रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे टनल आएंगे। 100-100 मीटर के टनल आपको देखने को मिलेंगे, 200 मीटर के टनल कहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर भी होता है ना पहाड़ या पठारी एरिया होता है, या पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, तो पहाड़ पर अगर आप गए होंगे ना तो रास्ता बहुत ही घुमावदार होता है, ठीक है, ऐसे करके जाते हैं। तो उसमें नुकसान क्या होता है, रास्ता तो ठीक है चले जाएंगे, आरामदेह भी होता है, कुछ खतरनाक भी होते हैं, लेकिन ऑल वेदर नहीं होते हैं ये। ऊंचे पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत उत्तर के पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बर्फ़बारी हो सकती है, या फिर भीषण वर्षा का मौसम हो सकता है, या फिर लैंडस्लाइड हो सकते हैं, जिसके कारण से ये जो रास्ता है ये बाधित हो सकता है। अब हमारा बॉर्डर एरिया है, मान लीजिए किसी युद्ध का समय चल रहा है और उस समय बर्फ़बारी हो रही है और ये बाधित हो गया या लैंडस्लाइड हो गया, या फिर यहाँ से वहाँ जाने में हमें 2 घंटे लग रहे हैं, जबकि अगर हम टनल बना दें, एक माउंटेन है, इसको इधर से इधर जाने के लिए हमें कई सारे रास्तों से घूमना पड़ेगा, तब जाके हम पहुँचेंगे। अगर मैं टनल बना दूँ तो 100 मीटर के टनल में अपना काम बन जा रहा है। इसी के कारण से टनल बनाए जाते हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशनों पर। ख़ास तौर से आपने सुना होगा लद्दाख के एरिया में, अरुणाचल के एरिया में, पाकिस्तान से लगे हुए एरिया में कई सारे जगहों पर टनल बनाए गए, माउंटेन एरिया में ही बनाए गए हैं। बाकी जो यात्री टनल होते हैं वो छोटे ही होते हैं। मुख्य रूप से ये जो टनल होते हैं ये पहाड़ों में सुदूरवर्ती इलाकों को जोड़ने के लिए होते हैं, जिनको ऑल वेदर, किसी भी मौसम में, किसी भी कंडीशन में वहाँ तक हमारे सैन्य वाहन जो है वो पहुँच सके, हमारे सेना के रसद पहुँच सके, उनके वेपन पहुँच सके और लोग भी जा सकें। जैसे कभी जीवन में मौका मिले तो अटल टनल होते हुए, रोहतांग होते हुए जाइएगा, बहुत खूबसूरत है, मैं भी नहीं गया हूँ, जाऊँगा तो बताऊँगा। पूर्वी लद्दाख में श्योक सुरंग का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। कहाँ पर, तो पूर्वी लद्दाख में। पहले न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद से श्योक टनल के बारे में देखेंगे क्या है। तो लद्दाख में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं दौलत बेग ओल्डी, इसको कहा जाता है DBO, ये जगह का नाम है, ठीक है।
में श्योक सुरंग का उद्घाटन किया, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ में ही स्थित है। उन्होंने 124 अन्य परियोजनाओं को वहाँ पर उद्घाटन किया। और ये सब काम कौन करता है? तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मई महीने में गया था, अपने दुनिया का सबसे खतरनाक हाईवे उसको माना जाता है, वो है आप तिब्बत हाईवे है जो किन्नौर होते हुए गुजरती है। वो भी बिल्कुल माउंटेन के एज पर काट करके बनाया जाता है और वो भी BRO का ही काम होता है। तो जो माउंटेन एरिया में सीमावर्ती इलाकों में जो सड़क निर्माण किए जाते हैं, उस सरकार का अपना एक संगठन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा किया जाता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इस समारोह में सैन्य और नागरिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण था, जहां पर उन्होंने कहा कि ये हमारे सेनाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पर इसको बनाया गया है। DBO कहा जाता है, दौलत बेग ओल्डी कहा जाता है, और हमारे सेना के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और इससे पर्यटन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि आसान होगा उन सुदूरवर्ती दूर के दूरस्थ के इलाकों में जाना, जहाँ पर अभी जाना बहुत मुश्किल काम होता है। LAC के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे सैनिकों को सभी मौसम में तेज पहुंच होगी। 500 करोड़ का खर्चा आया है। उन्होंने कई सारे ऑपरेशंस का उदाहरण दिया कि उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी के अच्छे के कारण जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हमारा तनाव हो रहा था, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमें क्विक पहुंच के कारण से कई सारे लाभ मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी और इस एरिया के लोगों के जीवन पर इसका समग्र रूप से काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब जरा उस सुरंग के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ये हिमालय के काराकोरम जो श्रेणी है उसमें स्थित है। किसमें? तो काराकोरम जो श्रेणी है उसमें स्थित है। दरबुक, श्योक, दौलत बेल्ट ओगी, ये जो नाम है दौलत बेग ओल्डी इसका नाम है, उसी सड़क का ये हिस्सा है। और दरबुक जगह को श्योक घाटी से ये जोड़ने का काम करती है। 920 मीटर इसकी करीब में लंबाई है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे, लगभग में 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है भाई, जहाँ पर इतने बड़े ऊंचे जगह पर सामान को पहुँचाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ पर मशीनें भी सही से काम नहीं करती हैं, गाड़ियों के इंजन वगैरह सही से काम नहीं करते, उनके अलग से फ्यूल लाना पड़ता है, अलग प्रकार के इंजन भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो कंबसन जो है ये सही से नहीं हो पाता है, तो यानी कि पावर कम लगते हैं उनमें। इतने बड़े ऊंचाई पर इसको बनाया गया है, इसके बारे में याद रखिएगा। काराकोरम श्रेणी के बारे में याद रखिएगा, 920 मीटर ऊंचा है। किसको किसको जोड़ेगा ये भी मैंने आपको बताया है कि किसको किसको जोड़ेगा भाई। तो श्योक घाटी को ये जोड़ने का काम करेगा। किसको? तो श्योक घाटी को जोड़ेगा दरबुक से, दरबुक को श्योक घाटी से ये जोड़ेगा, तो ये भी याद रखिएगा। और रणनीतिक लाभ तो है ही कि चीन बॉर्डर के पास हम आसानी से पहुँच सकते हैं। लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन को भी ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। तो समग्र रूप से इसके बारे में मैंने बताया है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक बार UPPSC के एग्जाम में अटल टनल के बारे में ही शायद पूछा गया था। अटल टनल हाल ही में बनाया गया है, ये हिमालय के किस रेंज में स्थित है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा फंक्शन हुआ है जिसमें हमारे विदेश मंत्री जी ने भाग लिया, उसके बारे में 2-4 प्रीलिम फैक्ट है। यूनेस्को सत्र का उद्घाटन, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर विदेश मंत्री जी ने नई दिल्ली के लाल किले में यूनेस्को के महत्वपूर्ण सत्र का उद्घाटन किया, जो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर केंद्रित है। यह सत्र 20वीं अंतर सरकारी समिति की पहली बैठक है, जो दिसंबर 8 से 13 तक चलेगी। और कहाँ पर? तो दिल्ली के लाल किले में इसको आयोजित किया गया है। यह सांस्कृतिक विरासत का यूनेस्को का एक बैठक है, जहाँ पर विदेश मंत्री जी ने भाग लिया। कई सारे चीज़ें इसमें होंगी, जिससे विचार विमर्श कि विश्व किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इन सब तमाम चीज़ों पर वार्तालाप भी हुई है। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद की आवश्यकता है, अर्थात कि दुनिया सिंगल पोलर नहीं हो सकती है। दुनिया में अलग अलग पोल हैं, किसी एक का ही पक्ष नहीं चलेगा, सबके अपने अपने पक्ष हो सकते हैं। तो प्रीलिम फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा कि यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की पहली बैठक दिल्ली में 8 से 13 दिसंबर के बीच में लाल किले में आयोजित की गई है, जिसको हमारे विदेश मंत्री जी ने संबोधित किया। और वहाँ पर उन्होंने बहुपक्षवाद की बात की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर होना चाहिए और एक पोलर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का एक छोटा सा PT फैक्ट और है आपके लिए कि पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के बहुत बड़े स्तर पर चर्चा होने वाली है। तो ये तो छोटा सा हो गया, लेकिन सबसे मुख्य जो चीज़ है वो है ये, जिसमें प्रधानमंत्री जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो क्या है? तो राष्ट्रीय गान वंदे मातरम जो है
उसकी 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम पर विशेष बहस आयोजित की जाएगी। 150 वर्ष दरअसल पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम के, इसके लिए 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष बहस आयोजित की जाएगी जिसमें सभी पक्ष विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं वो भाग लेंगे। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 10 घंटे की बहस होगी जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गान के महत्व पर केंद्रित होगी। ये गान के बारे में अगर हम लोग बात करें, यह गान स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। 1937 में राष्ट्रीय गीत इसको घोषित किया गया था और यह बंकिम चंद्र चटर्जी की जो किताब है आनंद मठ, उसी से इसको लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 में इन्होंने इसकी रचना की थी। इसके 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष सत्र आयोजित हो रहा है और ये बहस जो होगा इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ 1882 जो मुख्य रूप से सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित है। सन्यासी विद्रोह, इसमें बहुत ही शानदार सा डायलॉग है, हरे मुरारी मधुकैट भारी, ऐसे ही करके है, पढ़िएगा। तो 1882 में और सन्यासी विद्रोह जो बंगाल के सन्यासी थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन सत्ता के खिलाफ, क्योंकि शोषण और अकाल का ऐसा भीषण दौर था जिसके कारण से सन्यासियों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत बना, जहाँ इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। 1937 में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, जबकि जन गण मन को राष्ट्रीय गान बनाया गया और हमारे संविधान का जब निर्माण किया गया उस दौरान भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया गया कि ये हमारे राष्ट्रीय गीत होंगे, ये हमारे राष्ट्रीय गान होंगे, ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर सांस्कृतिक महत्व, गीत मातृभूमि की उपासना करता है, राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता का मिश्रण है, ये आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद का मिश्रण है। 1937 में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि इसकी कुछ पंक्तियां धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ी हुई हैं। कुछ गीत ऐसे हैं, इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिसको लेकर के मुस्लिम लीग ने उस समय कहा था कि जो मुसलमान है वो इसको नहीं गा सकते हैं। तो अब ये तो फिर धर्म का इशू बन गया। उसके बाद संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया, लेकिन पूर्ण गान के बजाय प्रथम 2 छंदों को आधिकारिक माना गया। इसका पूर्ण गान बहुत विस्तारित है। उसके प्रथम 2 छंद हैं वंदे मातरम का, वही केवल आप लोग गाते हैं। हम लोगों ने स्कूल में भी गाया, हमारे किताबों के पीछे लिखा होता था, बिहार टेक्स्ट बुक में एक तरफ प्रस्तावना होता था और किताब के कवर के पीछे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों ही लिखे होते थे। जन गण मन, प्रस्तावना और ये वंदे मातरम लिखे होते थे। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 2025 में इसके 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है जो सांस्कृतिक पुनरुद्धार का अवसर है। सरकार ने लाल किले में विशेष प्रदर्शनी लगाई है जहां प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। आपसे प्रीलिया में ये सवाल पूछेगा 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहां पर विशेष प्रदर्शनी लगाई गई? विक्टोरिया हॉल कलकत्ता, लाल किला या फिर और 2-3 जगहों के नाम दे सकता है आपसे। तो लाल किले में लगाई गई है, ये भी याद रखेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर भाग लिया, ये भी याद रखेंगे। 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ये भी याद रखेंगे। विशेष सत्र 10 घंटे का आयोजित किया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। 1937 मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। आनंद मठ कब रचित किया गया और उसमें क्या है मुद्दा? सन्यासी विद्रोह है मुद्दा, जिस पर मूवी बना रहे हैं, सन्यासी विद्रोह पर, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।